Hi everyone, welcome back to another book reading session. So today in this section we'll discuss about pre-formulation studies. Okay, so pre-formulation क्या होता है उसके ऊपर आज हम डिटेल में जानने वाले हैं. ठीक है, प्री-फॉर्मुलेशन क्या क्या होता है. ठीक है, सो प्री-फॉर्मुलेशन में देखो क्या होता है. ये हमारा फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी के अंदर ये प्री-फॉर्मुलेशन स्टडीज आता है. ठीक है, सो प्री फॉर्मुलेशन में क्या होता है. इट इज डिफाइंड एज द फेज ऑफ अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन which प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज कैरेक्टराइज according to their physical and chemical properties of the drug molecule in order to develop safe, effective and stable dosage form. Clear? ना प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज अगेन उसकी ज़रूरत के हमारे ज़रूरत के हिसाब से हम दो भागों में क्लासीफाई किया है. पहला होता है स्टडी ऑफ अ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग. नाउ सेकंड वन इज योर स्टडी ऑफ अ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग. फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम किस किस चीज़ को स्टडी करते हैं. पार्टिकल साइज शेप को स्टडी करते हैं, डेंसिटी जी को स्टडी करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम स्टडीज करते हैं, वेटिंग प्रॉपर्टी को हम स्टडी करते हैं, सॉल्युबिलिटी को स्टडी करते हैं, डिजोल्यूशन की स्टडी होती है, स्टेबिलिटी एंड बायोबिलिटी की स्टडी होती है. नाउ स्टडी ऑफ अ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, इसमें क्या क्या आता है आपका. हाइड्रोलिसिस आता है, ऑक्सीडेशन आता है, रिडक्शन आता है, रेसिमाइजेशन आता है, पॉलीमराइजेशन आता है, ड्रग एक्सिपिएंट एंड कंपैक्टिबिलिटी का हम यहाँ पर स्टडीज़ करते हैं. प्री फार्मूलेशन स्टडीज़ करने का हमारा मेन गोल या ऑब्जेक्टिव क्या होता है. डेवलप मोस्ट सेफ, स्टेबल, एफिकासियस डोसेज फॉर्म विथ मैक्सिमम बायोअवेलेबिलिटी टू डिटरमाइन इट्स काइनेटिक एंड स्टेबिलिटी. काइनेटिक एंड स्टेबिलिटी को डिटरमाइन हम करना चाहते हैं. प्रोड्यूस नेसेसरी एंड यूजफुल डाटा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनालिटिकल मेथड. डिटरमाइन मोस्ट स्टेबल पॉलीमॉर्फ. मोस्ट स्टेबल पॉलीमॉर्फ को हम डिटरमाइन करते हैं. सॉल्ट फॉर्म उसको दैट गिव मैक्सिमम बायोअवेलेबिलिटी. मिनिमाइज द टाइम, टाइम को हम मिनिमाइज करते हैं. एंड मनी रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मुलेशन. जाहिर सी बात है फॉर्मुलेशन होगा तो मनी होगा, तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है, कम से कम खर्च में हमें कोई फॉर्मुलेशन मिल जाए. ठीक है, देन उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए. फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास दो कैरेक्टरिस्टिक है जो कि हमें प्री फॉर्मुलेशन में पढ़ना है. तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक अगेन आपका सब डिवाइडेड होता है थ्री कैटेगरीज में. फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कैन बी सब डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर नेसेसिटी ऑफ नॉलेज और नेसेसिटी ऑफ व्हाट वी वांट फ्रॉम देम. ठीक है, सो इसके लिए हमें बल्क कैरेक्टराइजेशन करना पड़ेगा. बल्क कैरेक्टराइजेशन में आपको देखना चाहिए क्रिस्टलिनिटी को आप देखोगे, पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर स्टडी करोगे, फाइन पार्टिकल कैरेक्टराइजेशन इसको भी करोगे, पाउडर डेंसिटी एंड फ्लो प्रॉपर्टी क्या होता है उसके अंदर आप जाओगे, हाइग्रोस्कोपिसिटी, देन कॉम्पैक्शन प्रॉपर्टीज इसके अंदर आपका बल्क कैरेक्टराइजेशन के अंदर ये सारा चीज़ आएगा. देन सॉल्युबिलिटी एनालिसिस में आप क्या क्या करते हो, इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी चेक करते हो, पार्टीशन कोएफिशिएंट, ओके, देन आयोनाइजेशन कांस्टेंट, कॉमन आयन इफेक्ट, पीएच सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल, देन सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट, देन डिजोल्यूशन, देन आपका थर्मल इफेक्ट. ठीक है, देन स्टेबिलिटी एनालिसिस में आप क्या करते हो, सॉल्यूशन स्टेबिलिटी, देन सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी, देन एक्सिपिएंट कंपैक्टिबिलिटी, ये भी आप स्टेबिलिटी एनालिसिस में करते हो. नहीं, उसके बाद होता है आपका बल्क कैरेक्टराइजेशन. बल्क कैरेक्टराइजेशन हमने यहाँ पर पढ़ा था कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या करेंगे, आप बल्क कैरेक्टराइजेशन करोगे, बल्क का कैरेक्टराइजेशन करोगे. एंड बल्क कैरेक्टराइजेशन में पहले आप क्या करोगे, क्रिस्टलिनिटी एंड पॉलीमॉर्फिज्म करोगे. ठीक है, तो पहला आएगा बल्क कैरेक्टराइजेशन. बल्क कैरेक्टराइजेशन के अंदर हमें क्रिस्टलिनिटी एंड पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर स्टडी करेंगे. सो द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोएबिलिटी,
compressibility, solubility, dissolution rate, chemical stability are all influenced by habit and internal structure of a chemical compound. ठीक है, उसके केमिकल कंपाउंड के ऊपर हम सारा स्टडी करते हैं. ठीक है. नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज जो होता है, केमिकल कंपाउंड जो होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है. एक होता है आपका हैबिट, दूसरा होता है आपका इंटरनल स्ट्रक्चर. ठीक है. नाउ आपका जो इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो अगेन दो भागों में डिवाइडेड है. एक होता है क्रिस्टलाइन कंपाउंड, एक होता है अमॉर्फस कंपाउंड. ठीक है. क्रिस्टलाइन कंपाउंड जो होता है वो अगेन दो भागों में डिवाइडेड होता है. एक होता है सिंगल एंटिटी, दूसरा होता है मॉलिक्यूलर एडक्ट. ठीक है. सिंगल एंटिटी की अगर मैं बात करूं तो सिंगल एंटिटी के अंदर आपका पॉलीमॉर्फ आता है. पॉलीमॉर्फ भी अगेन डिवाइडेड इनटू टू डिसिप्लिन, दैट इज नोन एज एनांटियोट्रोपिक एंड दूसरा होता है आपका मोनोट्रोपिक. ठीक है. देन मॉलिक्यूलर एडक्ट में आपका आएगा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इंक्लूजन कंपाउंड, दूसरा आता है आपका स्टोइकोमेट्रिक सॉल्वेट्स. ठीक है, जिसको हम हाइड्रेट बोलते हैं. ठीक है. देन ये जो नॉन स्टोइकोमेट्रिक इंक्लूजन कंपाउंड जो होता है ये भी तीन भागों में डिवाइडेड है. एक होता है चैनल, एक होता है लेयर, एक होता है आपका केज. ठीक है. एंड हैबिट क्या होता है, क्योंकि पहले हमने हैबिट पाया है, तो हैबिट होता है, हैबिट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ आउटर अपीयरेंस ऑफ ए क्रिस्टल. सो दीज आर क्रिस्टल. सो क्रिस्टल का आउटर अपीयरेंस जो होता है इसे बोला जाता है हैबिट. देन इंटरनल स्ट्रक्चर. सो कमिंग टू द इंटरनल स्ट्रक्चर. इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारे पास दो आता है, अमॉर्फस कंपाउंड. अमॉर्फस में भी आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर दो भागों में डिवाइड आता है. एक होता है क्रिस्टलिन, एक होता है अमॉर्फस. तो यहाँ पर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे जो कि यहाँ पर है. ठीक है. तो इंटरनल स्ट्रक्चर में आपका ये दो आएगा, एक आएगा क्रिस्टलिनिटी, एक आएगा अमॉर्फस. तो क्रिस्टलाइन में क्या होता है, ऑर्डरली मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ एन आइडेंटिफाइबल शेप. ये इसका शेप आइडेंटिफाई तुम कर सकते हो. अमॉर्फस में क्या होता है, लेस ऑर्डर, इसका ऑर्डर लेस होगा, विथ नो आइडेंटिफाइबल शेप, विथ नो आइडेंटिफाइबल शेप, इसका शेप आइडेंटिफाइबल नहीं होता है. देन अरेंज इन ए फिक्स मॉलिक्यूलर ऑर्डर. क्रिस्टलाइन कंपाउंड जो होता है उसका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जो होता है वो फिक्स रहता है, अरेंज्ड इन ए फिक्स मॉलिक्यूलर ऑर्डर. ये क्या होता है, अमॉर्फस जो कंपाउंड होता है ये रैंडमली अरेंज्ड मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट है वो रैंडम होगा, मतलब इधर उधर होगा. देन ये क्या होता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड आपका जनरली ज़्यादा स्टेबल होता है, ये लेस स्टेबल होता है. दूसरा लो एक्वा सॉल्युबिलिटी, मतलब वाटर में क्या होता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड उसका सॉल्युबिलिटी कम है, लेकिन अमॉर्फस कंपाउंड क्या होता है, हाई एक्वा सॉल्युबिलिटी होता है. इसमें क्या होता है, लो केमिकल रिएक्टिविटी, इसमें केमिकल रिएक्शन इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें ज़्यादा है. इसका अपोजिट ये है, क्रिस्टलाइन का अपोजिट है अमॉर्फस. नाउ इसमें लो थर्मोडाइनमिक एनर्जी लगता है, तो इसमें क्या होता है, हायर थर्मोडाइनमिक एनर्जी. इसका उल्टा, इसमें पुअर कंप्रेसिबिलिटी होता है, इसमें क्या होता है, गुड कंप्रेसिबिलिटी. इसमें लो मॉलिक्यूलर मोबिलिटी होता है, इसमें हाई मॉलिक्यूलर मोबिलिटी होता है. इसमें लो वाटर अब्जर्प्शन होता है, इसमें हाई वाटर अब्जर्प्शन होता है. देन क्रिस्टलिनिटी. क्रिस्टलिनिटी क्या होता है, क्रिस्टल हैबिट एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग. क्रिस्टल हैबिट एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग कैन अफेक्ट bulk and physicochemical properties which ranges from flowability to chemical stability. एग्जाम्पल ऑफ अ क्रिस्टल हैबिट. तो अगर हमारे पास एसिकुलर अगर रहेगा तो एलोंगेटेड प्रिज्म और नीडल लाइक आएगा. ठीक है. अगर हमारे पास एंगुलर क्रिस्टल हैबिट रहेगा तो हमारा ये शार्प एज होगा एंड रफली पॉलीहाइड्रल होगा. देन हमारे पास ब्लेडेड अगर रहेगा तो फ्लैटन्ड एसाइकुलर होगा. क्रिस्टलाइन अगर होगा तो जियोमेट्रिक शेप
फुल्ली डेवलप्ड इन फ्लूइड। देन डेंड्राइटिक अगर रहेगा तो वो ब्रांच्ड क्रिस्टलाइन होगा। डेंड्राइट मतलब ब्रांच्ड क्रिस्टलाइन। देन फाइब्रस अगर रहेगा वो रेगुलर और इरेगुलर थ्रेड लाइक रहेगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।